एक्सपेक्टेशन से इतने कम तो नहीं आ सकते, चेकिंग में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। सीबीएसई तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करने के लिए अभी भी तुम्हें 2 मौके दे रहा है। तुम्हारे लिए बेटर क्या रहेगा, रीचेकिंग करवाना या फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना? कोई सवाल चेक ही नहीं किया टीचर ने, तब रीचेकिंग मत डाल। 15 अप्रैल को जब सीबीएसई का क्लास 10th का रिजल्ट आया तो बहुत सारे चेहरों पे बहुत खुशी थी, लेकिन साथ साथ बहुत सारे चेहरों पे गम भी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि पूरे साल इतनी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए। और अब मन में यही चल रहा है कि ताने चारों तरफ से मिल रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, रिजल्ट तो आ गया, अब हमारे हाथ में क्या ही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। सीबीएसई तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करने के लिए अभी भी तुम्हें 2 मौके दे रहा है। तुम चाहो तो अपनी कॉपी रीचेक या फिर कह लो री इवैल्यूएट करवा सकते हो, या फिर तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं तुम्हें रीचेकिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे लिए बेटर क्या रहेगा, रीचेकिंग करवाना या फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना। तो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले रीचेकिंग के बारे में समझते हैं। भैया इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार ये रीचेकिंग कब हमें करवानी चाहिए, ये रीचेकिंग कैसे काम करती है, रीचेकिंग करवाने के लिए कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी, रीचेकिंग के लिए कब क्या टाइम होगा जब हम अप्लाई कर सकते हैं सीबीएसई की साइट पे, और फाइनली कंपैरिजन कि भैया जी रीचेकिंग और सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे लिए बेटर क्या है। सबसे पहले रीचेकिंग कब हमें करवानी चाहिए, तो समझना, तुम मैथ्स के पेपर में गए, मैथ्स के पेपर में तुमने बहुत अच्छा किया, घर आके तुमने 3-4 बार मार्क्स जोड़ के देखा और तुमको एक एस्टिमेट आया कि यार कुछ भी हो जाए 90 प्लस से ज्यादा आएगा ही आएगा, पक्की बात है। लेकिन जब 15 अप्रैल को रिजल्ट आया तो तुम शॉक्ड थे, क्योंकि मैथ्स में जहां तुम 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम्हारे नंबर आए 72। तुम हैरान परेशान कि यार एक्सपेक्टेशन से इतने कम तो नहीं आ सकते, चेकिंग में कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, यही सिचुएशन के लिए सीबीएसई तुम्हें कॉपी रीचेकिंग री इवैल्यूएशन का मौका देता है। तो कब करवानी है रीचेकिंग ये आप समझ गए, कैसे करवानी है अब वो समझाता हूं। तो भैया ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन रजिस्टर करके अपनी डिटेल्स डालनी होती है तुमको। होगा ये कि एक रीचेकिंग री इवैल्यूएशन पोर्टल होता है जो कि ओपन होगा, उसमें तुम अपने रोल नंबर अपने डिटेल्स डाल के या तो खुद से अप्लाई करोगे या तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा टीचर तुम्हारी हेल्प कर देगा। अब जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तब ऑब्वियस ही बात है कि कॉपी चेकिंग में मिस्टेक क्या हुई ये जानने के लिए चेक्ड कॉपी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो कहां से आएगी। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, अप्लाई करोगे रीचेकिंग के लिए, तो भैया जी एक छोटा अमाउंट होता है जिसको सबमिट करने के बाद तुम्हारी चेक्ड कॉपी का स्कैन्ड फॉर्मेट, कह लो पीडीएफ फॉर्मेट, तुमको सीबीएसई अपलोड कर देती है। वहां से तुम उसको डाउनलोड कर लो, और उसके बाद सीबीएसई तुमको 3-4 दिनों का टाइम देती है कि भाई अब अपनी उस स्कैन्ड कॉपी को देखो, उसके प्रिंट आउट को देखो, और देखो कि तुमको कहां लग रहा है गलती हुई है चेकिंग में, अगर गलती है तो। अब देखो गलती किस टाइप की निकल सकती है, या तो गलती हो सकती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, यानी कि तुमको दिख रहा है कि या तो कोई सवाल चेक ही नहीं किया टीचर ने, या हो सकता है टीचर ने टिक किया, चेक किया, उस पर नंबर देना भूल गया। या प्रॉब्लम यह हो सकती है कि भैया चेक हर एक सवाल किया, नंबर भी हर एक सवाल में दिए, लेकिन जब सारे नंबर को टोटल करने की बारी आई तो टोटल में मिस्टेक तुमको दिख रही है। या तो प्रॉब्लम यह हो सकती है कि यार तुम अपनी मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, मतलब मान लो कोई सेक्शन डी का सवाल है, उसमें तुमको लगा या तो फुल मार्क्स आने हैं, इतने अच्छे से मैंने लिखा है, या कटेंगे भी तो आधे नंबर कटेंगे, लेकिन मिले कितने, उसमें एक ही नंबर मिला है। तो तुम उस पर्टिकुलर सवाल की चेकिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जब आप अपनी कॉपी चेक करते हो तो आपको या तो इनमें से कोई एक प्रॉब्लम या तो मल्टीपल प्रॉब्लम मिलेगी। जैसी भी प्रॉब्लम मिलेगी उस हिसाब से एक और अमाउंट देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फाइनली आपका रीचेकिंग के लिए लॉक हो जाता है पोर्टल के अंदर। तो समझ गए कि 2 बार पैसे का यहां पे सिस्टम है
कि सबसे पहले कॉपी मंगवा रहे हो उसके लिए पैसे देने हैं, अब कॉपी वेरीफाई कर ली, तुमको लग रहा है कहां कहां प्रॉब्लम है, उस हिसाब से और पैसे देने हैं। सब बताऊंगा आगे डिटेल में कितने पैसे देने हैं, डोंट वरी। तो रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है ये आप यहां पे समझ चुके हो। अब मेरी बात यहां फिर ध्यान से सुनना कि सर अब फीस कितनी लगनी है। तो देखो ये जो मैंने फीस लिखी है इसी के आसपास या तो सेम फीस रहेगी, ये ध्यान रखना। तो जब आप अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगवाते हो तो पर सब्जेक्ट आपको सीबीएसई को 500 रुपए देने पड़ते हैं। यानी अगर लेट से तुम सिर्फ मैथ्स की कॉपी मंगवा रहे हो तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। तुमको लग रहा है नहीं यार मैथ और साइंस दोनों की मुझे रीचेकिंग करवानी है, तुम दोनों की कॉपी मंगवाओगे, 500 प्लस 500 1000 रुपए तुमको देने पड़ेंगे। ठीक, अब उसके बाद आगे कि भैया किस टाइप की प्रॉब्लम में कितने पैसे लगेंगे। तो अगर पहली दो में से कोई एक प्रॉब्लम है, यानी कि मान लो तुमको लग रहा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाली प्रॉब्लम है, यानी कि सर टिक कर दिया है लेकिन मार्क्स नहीं दिए, या फिर चेक ही नहीं किया वो पर्टिकुलर सवाल, या फिर तुमको लग रहा है सर टोटलिंग मिस्टेक है, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर है, इनमें से कोई भी है, तो भैया तुमको 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर तुमको तीसरी वाली प्रॉब्लम है, यानी कि लग रहा है कि जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे स्टेप मार्किंग के हिसाब से उतने नहीं मिले, काफी कम मिले, यानी पर सवाल प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर सवाल में या कुछ पर्टिकुलर सवालों में स्पेशली प्रॉब्लम है, तो अगर ये थर्ड वाली प्रॉब्लम है तो भैया पर सवाल के हिसाब से तुमको 100 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि लेट से मैंने एक सैंपल क्रिएट किया कि भैया मान लो तुम रीचेकिंग के लिए मैथ्स की कॉपी मंगवा रहे हो, तो पहले तो स्कैन्ड कॉपी मंगवाने के तुमको 500 देने पड़े। अब तुमको ऐसा कॉपी देख के दिख रहा है वहां पे कि यार मेरी रीटोटलिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो 500 रुपए उसके, और साथ साथ तुमको दिख रहा है यार कि दो सेक्शन डी के सवालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम मिले हैं, ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे स्टेप मार्किंग के, तो 100 दो सवाल के 200 रुपए और, यानी कि 1200 रुपए। यानी आप मान के चल सकते हो पर सब्जेक्ट 1500 रुपए तक में आपका काम हो जाएगा इन टोटल। ये आपका खर्चा आएगा रीचेकिंग का, री इवैल्यूएशन का। तो फीस स्ट्रक्चर भी तुमको समझ में आ गया। अब फाइनली कि सर एक्साइटेड बहुत हो गया आपकी बात सुन के, मौका मिल रहा है सर, ये रीवैल्यूएशन आखिर होगा कब। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो मैंने डेट्स लिखी है इसी के आसपास सब कुछ होना है। तो जनरली होता यह है कि आपका जो रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन पोर्टल होता है, ये पोर्टल जनरली रिजल्ट के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ओपन हो जाता है। अब रिजल्ट के मतलब सर बोर्ड एग्जाम 1 के रिजल्ट के 7-10 दिन बाद ओपन होगा या बोर्ड एग्जाम 2 के रिजल्ट के, तो याद रखना आपका री इवैल्यूएशन पोर्टल जो है ये सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के 10 दिन बाद, 7 दिन बाद ओपन होगा। यानी लगभग तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि भैया तुम्हारा जो री इवैल्यूएशन पोर्टल है वो लगभग 15 जून के आसपास ओपन हो जाएगा। यानी अब जितने भी सब्जेक्ट्स में तुमको प्रॉब्लम लग रही है उस हिसाब से तुम अपनी कॉपी 500 रुपए पर सब्जेक्ट देके मंगवा सकते हो। बोर्ड एग्जाम 1 के लिए भी तुमको लग रहा है नहीं यार 2 की भी मंगवानी है उसके लिए भी, या लग रहा है सिर्फ 2 की मंगवानी है उसके लिए भी, उसमें सारी डिटेल रहेगी, सेक्शन रहेगा कि कहां पे तुमको प्रॉब्लम दिख रही है। समझ गए? हाँ सर। अब इसके बाद जैसा मैंने बोला था कि सीबीएसई तुमको लगभग 5 दिन का टाइम देता है कि भाई आप देख लो क्या क्या गलती है, और उसके बाद जो भी गलतियां उसके हिसाब से फिर एक अमाउंट देना, वहां पे लॉक हो जाता है सब कुछ। सही बात? हाँ सर। तो वो जो सेकेंड सिचुएशन है वो लगभग 5 दिन बाद यानी 20 जून, और उसके बाद 3 दिन मिलते हैं ये सारा चीज करने के लिए कि भैया लगभग मान सकते हो 20 से 23 जून तक में तुमको अब अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बताना पड़ेगा कि हाँ इस सवाल में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, और आप फाइनली लॉक कर देते हो पोर्टल में, अपने रिवैल्यूएशन पोर्टल में। तो यही टाइम होता है। तो भैया 15 जून के आसपास बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि इसी के आसपास आपका पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे 3 दिन का टाइम मिलता है अपनी स्कैन कॉपी डाउनलोड करने के लिए। ठीक, 3-4 दिन का आपको टाइम मिला, फिर एक 4 दिन का गैप आपको मिलता है, और वो 3-4 दिन के गैप के बाद फिर से आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। अब जो आपको प्रॉब्लम लग रही है उस हिसाब से आप अपना अमाउंट अपलोड करोगे। यानी कि ये सब कुछ जो है ये आप मान सकते हो लगभग 10 दिन, यानी 15 जून से लेके 25 जून तक ये सब कुछ होने वाला है। रेडी रहना। तो तुमको प्रॉब्लम रीचेकिंग की बोर्ड एग्जाम 1 में लग रही है या जब 2 दोगे 2 में लगेगी, दोनों के लिए यही सेम टाइम पीरियड रहने वाला है, वहां पे डिवीजन रहेगा, उस हिसाब से आप फिल कर देना, ये ध्यान रखना। तो कब होने वाला है ये भी हम समझ गए। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि सर तुम्हारे लिए क्या बेटर है, रीचेकिंग पे तुमको जाना चाहिए या सेकंड बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में और एक्चुअल मार्क्स में
10 मार्क्स या कम का फर्क है। तुम कैसा लग रहा है कि यार तुमने सोचा कि 80 आने चाहिए थे, 72 आ गए, तब रीचेकिंग मत डालना। 10 मार्क्स से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन रियलिटी में गैप है ना, तभी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना। 10 मार्क्स से कम है तो मत अप्लाई करना, ये मेरी बात याद रखना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। दूसरी चीज कि भैया अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे मार्क्स कम आने का रीजन मुझे पता है, पेपर छूट गया, मेरे सवाल छूट गए लास्ट में, मैं ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो मुझे पता है मेरे मार्क्स क्यों कम आए हैं। तो वहां पे जब आपको खुद पता है मार्क्स क्यों कम आए हैं, तो रीचेकिंग डालने का मतलब नहीं है। बेटर है कि आप अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करो, अपने स्कूल में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में नाम के लिए इन्फॉर्म करो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है मैथ्स के पेपर में, यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर 15 मई को होने वाला है, याद रखना, बेसिक लिया या स्टैंडर्ड दोनों के लिए। और इसी वजह से हम पूरी टीम मिलकर आप लोगों के लिए 15 मई को पेपर है, तो लगभग 1 मई के आसपास से महा मैराथन्स करने वाले हैं, जहां पे तुम लोगों की दोबारा से इंप्रूवमेंट की तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो और ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना।